नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार है। राष्ट्र के नाम विदाई संदेश दिया। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए संसद भवन के निकट स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए सरकार की प्राथमिकता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज सामने आया। आईसीएसई के 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रही टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया शुरू की। भारत के नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क ओवल में चल रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्र 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में श्री कोविंद ने आश्वस्त किया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि इसका प्रत्येक नागरिक भारत को निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा, जहां से स्वतंत्रता की सदी पूरी होने में 25 वर्ष शेष रहेंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक काल में हमारे देश की गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। श्री कोविंद ने कहा कि 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे, उस समय राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। उन्होंने कहा कि अनेक महान जननायकों की उज्जवल आकाशगंगा का जैसा प्रकाश हमारे देश को 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में प्राप्त हुआ, वो विश्व इतिहास में अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हमारी सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों को फिर से जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर समानता के आदर्श की ऐसी पुरजोर वकालत कर रहे थे, जैसा अधिकांश विकसित देशों में भी दिखाई नहीं दिया। श्री रामनाथ कोविंद ने जोर देकर कहा कि देश के पूर्वजों और संस्थापकों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ कड़े परिश्रम और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक परिवार को बेहतर आवास और पेयजल तथा बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन बिना किसी भेदभाव के विकास और सुशासन से संभव हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवा भारतीयों के लिए अपनी विरासत से जुड़ने और 21वीं सदी में अपने पैर जमाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। उनके विकासमान भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं। कोविड की वैश्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में और भी अधिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाभ लेकर अपने जीवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपना सकते हैं। अपने बचपन को याद करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि जब वे बड़े हो रहे थे तब भारत को आजादी मिले कुछ ही समय हुआ था। उन्होंने कहा कि ये देश के जीवंत लोकतांत्रिक संस्थानों की शक्ति है कि परोंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन सका। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव गए और कानपुर में अपने अध्यापकों के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लेना एक स्मरणीय अनुभव है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने भी श्री कोविंद के साथ उनके गांव परोंख की यात्रा की। श्री कोविंद ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारत का मूल है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपने गांव, शहरों, स्कूलों और अध्यापकों से जुड़े रहने की परंपरा जारी रखने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी समस्त क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। श्री कोविंद ने सभी नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे देश भर में नागरिकों के साथ हुई बातचीत से अपने आप को प्रेरणा देते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों और पुलिस के जवानों से मिलकर आनंद आया। अपने संबोधन के समापन में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से बच्चों के लिए पर्यावरण, भूमि, वायु और जल का ध्यान रखने को कहा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा सुश्री मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। कल सुबह 6 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन बंद रहेंगे। उधर बांग्लादेश में संथाल आदिवासी समुदाय के लोग भारत में अगले राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होने पर उत्सव मना रहे हैं। संथाल समुदाय के एक समूह ने शुक्रवार शाम को ढाका में राष्ट्रीय संसद जातीय संसद के समक्ष एक जुलूस निकाला। बांग्लादेश आदिवासी मंच के महासचिव संजीव द्रोंग ने कहा कि छोटे जनजातीय समूह की एक महिला का राष्ट्रपति चुना जाना भारत, बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से श्रीमती मुर्मू को आमंत्रित करने का आग्रह भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत सशक्त और आत्मविश्वासी देश बन चुका है और जो किसी भी बुरी नजर से अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। श्री सिंह आज जम्मू में करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के बाद से अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री सिंह ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय भावना का मूल है। श्री सिंह ने कहा कि 1965 और 1971 में पराजित होने के बाद पाकिस्तान ने छद्म युद्ध की नीति अपनाई है, लेकिन हमारे साहसी सेवकों ने ये दिखा दिया है कि भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बोपल में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने और युवा पीढ़ियों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। ये समय उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 वर्षों में अहमदाबाद और साबरमती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा।
वंदे गुजरात विकास यात्रा के अंतर्गत श्री शाह ने बोपल में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। श्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय सभ्यता के मूल्यों, एकता, शांति और सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहन देने के लिए आध्यात्मिक पुनर्जागरण का आह्वान किया है। श्री नायडू उपराष्ट्रपति निवास में एक पुस्तक सिंग, डांस एंड प्रे द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद के लोकार्पण के बाद उपस्थित समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और ये राष्ट्र की आत्मा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में समाज सेवा को अनिवार्य करने से छात्रों में सेवा और शेयर एंड केयर की भावना समाहित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य चक्र से सम्मानित हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर वर्चुअल माध्यम से कल एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव महान व्यक्तित्व और यादव समुदाय के नेता थे। उनका पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री हरमोहन सिंह यादव लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने विधान परिषद के सदस्य, विधायक, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कई सिखों के जीवन की रक्षा करने में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हरमोहन सिंह यादव को 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण के पहले रोगी की पुष्टि हुई है। 31 वर्षीय व्यक्ति को बुखार और त्वचा संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोगी की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार मरीज के संबंधियों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया गया है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाला ये मरीज देश में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 201 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 28 लाख 83 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.46% है। उत्तराखंड में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर 75 दिन का कोविड रोधी टीकाकरण शिविर चल रहा है। राज्य में 1 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 9 लाख बूस्टर डोज शामिल हैं। शिविर में 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज दी जा रही है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक औषधियों से जोड़कर मुख्यधारा में लाने में सहायक होगा। श्री सोनोवाल ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NIUM के नवनिर्मित परिसर का निरीक्षण किया। ये संस्थान बेंगलुरु के राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की एक शाखा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार है। राष्ट्र के नाम विदाई संदेश दिया। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए संसद भवन के निकट स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
सरकार की प्राथमिकता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है ताकि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा सके। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज सामने आया। आईएससी की 12वीं कक्षा के बोर्ड के परिणाम घोषित। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रही टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया शुरू की। भारत के नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क ओवल में चल रहा है। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE ने आज शाम 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम CISCE की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। छात्र CISCE.org और results.cisce.org पर लॉगिन करके परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट SMS के माध्यम से भी देखा जा सकता है। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अन्ना पत्रावे का स्मरण कर रहे हैं। अन्ना महाराष्ट्र के सतारा के निवासी थे। सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने इसमें भाग लेने वाले लोगों के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने अन्ना पत्रावे सहित कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें सांगली सेंट्रल जेल भेज दिया। 24 जुलाई 1943 को अन्ना पत्रावे ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेल से भागने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन इस बारे में सूचना पाकर सांगली राज्य पुलिस ने उनका पीछा किया। मुठभेड़ में अन्ना पत्रावे 24 जुलाई 1943 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए। मां भारती के वीर सपूत को नमन। आज हम प्रसिद्ध बांसुरी वादक और राष्ट्रवादी पंडित पन्नालाल घोष को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बारिसाल में युवावस्था के दौरान पन्नालाल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और अपने करियर के प्रारंभिक चरण में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर और क़ाज़ी नजरुल इस्लाम के प्रभाव में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पैदा करने में मदद की।
1928 में घोष व्यायामशाला में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स, मुक्केबाजी और लाठी चलानी सीखी। जैसे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय होते गए, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वहां से कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के दोस्त और बहनोई अनिल विश्वास भी कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्नालाल ने अपने संगीत कौशल का उपयोग किया और संगीत रचना में सहायता की। 1940 में वो अपने संगीत करियर को और आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे चले गए और बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में शामिल हो गए। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। अलाउद्दीन खान के शिष्य पन्नालाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे। पन्नालाल घोष ने 1951 में राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए जोशीले गीतों को संगीत दिया। इस फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक फुटेज हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के भाषण इस फिल्म की कथा में शामिल हैं। घोष का संगीत तकनीक और विशेषज्ञता के अनूठे संगम का उदाहरण है, जो बीनकार परंपरा की विशेषताएं हैं। पन्नालाल घोष 1956 से 1960 में निधन तक आकाशवाणी के ऑर्केस्ट्रा के संचालक रहे। 1960 में मात्र 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इन वर्षों में उन्होंने कलिंग विजय और ऋतुराज जैसी कई रचनाओं का सृजन किया। महान राष्ट्रवादी और संगीतकार पन्नालाल घोष को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 24 जुलाई 1970 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के रजाकारों से लड़ाई लड़ी थी। भारत में हैदराबाद के एकीकरण के बाद रेड्डी ने 1959 में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया और 1959 से 1962 तक आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। केवी रंगा रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन में भाग लिया और सिद्धियांबर बाजार में स्पष्ट भाषण के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा था कि गुलाम की जिंदगी से मौत अच्छी है। रेड्डी ने शैक्षणिक संस्थान एवी कॉलेज की स्थापना की। केवी रंगा रेड्डी ने 1970 में मृत्यु तक लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखा। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। बांग्लादेश में व्यापक निंदा और विरोध के बाद ढाका में पाकिस्तान उच्चायोग ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से बांग्लादेश का विकृत झंडा हटा लिया है। पाकिस्तानी उच्चायोग ने अपने आधिकारिक पेज पर दोनों देशों का मिला जुला झंडा लगा दिया था। फेसबुक पेज पर भारी प्रतिक्रियाओं के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग को टिप्पणियां प्राप्त करने संबंधी विकल्प बंद करना पड़ा। लद्दाख में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लद्दाख के पर्यटन विभाग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के सहयोग से अमूल्य भारत करगिल हाफ मैराथन का आयोजन किया। करगिल विजय दिवस के शहीदों को याद करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। करगिल हाफ मैराथन में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप
वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। भारत के नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी तक भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया। एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। काफी अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई। 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और हाँ मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और सेटिस्फाई है जो भी रिजल्ट है उससे। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और विधि तथा न्याय मंत्री ने नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 215 सदस्यीय भारतीय दल 16 स्पर्धाओं में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रही टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया शुरू की है। प्रतिभागी अपनी रचनात्मक प्रविष्टियां #CreateForIndia और #CheerForIndia पर 26 जुलाई तक भेज सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेंगे। आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम ने टीम इंडिया को चीयर करने और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ शुरू की है। हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब देकर विजेता बने हैं खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के ऋषि चक्रवर्ती। ऋषि ने क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को पदक के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि चक्रवर्ती है। मैं खड़गपुर, पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो को पिछले 19 वर्ष से सुनता आ रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स कैन को राष्ट्रमंडल क्विज में मुझे विजेता चुनने पर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये कहूंगा कि स्पोर्ट्स कैन की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। स्पोर्ट्स कैन हमको नियमित रूप से प्रतिदिन खेलकूद की जानकारियां प्रदान करता है। मैं राष्ट्रमंडल खेल में जा रहे प्रत्येक भारतीय खिलाड़ी को दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 1 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। एकदिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला खेली जाएगी। और कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश की संभावना है। लेह और गिलगित में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार है। राष्ट्र के नाम विदाई संदेश दिया। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सुबह संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए संसद भवन के निकट स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की प्राथमिकता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है ताकि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा सके। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज सामने आया। आईएससी की 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम घोषित।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रही टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया शुरू की। भारत के नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क ओवल में चल रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।